मारवाड़ ये शब्द बना है मरुवाड़ से, मरुभूमि। जैसे आज राजस्थान में आप देखते हो, राजस्थान का पश्चिमी भाग जैसे जोधपुर का भाग मुख्य रूप से माना गया है। जैसे राजस्थान में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है मध्य भाग में, जिसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला। इस श्रृंखला से आप ऊपर जाओगे, लगभग यहाँ 61.11% भाग में क्या फैला हुआ है, मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। आज वर्तमान में इस कंप्लीट भाग को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। इसमें बहुत से क्षेत्र हैं, गोडवाड़ प्रदेश है, नाड़ी क्षेत्र है, अर्धशुष्क प्रदेश है, शुष्क मैदान है, सारा इसके अंदर भाग है। लेकिन यहाँ पर भाग इसे कहा जाता है मारवाड़ क्षेत्र। पुराने समय में यहाँ पर लगभग जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और पाली का लगभग सम्मिलित भाग ये कहलाता था, मरुवाड़ कहलाता था। और कालांतर में इसे क्या कहा गया था, और इसे ही मारवाड़ कहा गया था। ठीक है। मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ में प्रारंभ काल में निवास किया गुर्जर प्रतिहारों ने। किसने निवास किया था, जो भी कल आपको करवा दिए गए हैं, गुर्जर प्रतिहारों ने निवास किया। इसके बाद में जो वंश यहाँ पर आया था वो था यहाँ पर राठौड़ वंश। लेकिन इतिहास में सबसे गंदी बीमारी यही है, किसी विद्वान का एक मत नहीं है। कोई बोलता है राठौड़ क्या है, कोई बोलता है सूर्यवंशी है, कोई बोलता है चांदवंशी है, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वो है। आओ भी बैठो। तो इस तरीके से इतिहास में अलग अलग मत है, वो तो मत माने गए हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर राठौड़ों की 3 शाखाएं। पहली शाखा बोलते हैं जैसे मारवाड़ के राठौड़ या जोधपुर के राठौड़, दूसरी शाखा बीकानेर के राठौड़, और तीसरी शाखा कौन सी है, हाँ, किशनगढ़ के राठौड़। इसका कोई खास इतिहास नहीं है। नागरीदास, सामंत सिंह, वो रसिक प्रिया, बनी ठणी, बस। बीका बहुत अच्छा इतिहास है, इसके बारे में बहुत अच्छा इतिहास है। और मारवाड़ तो फिर है ही, ये तो प्रॉपरली है ही, इसकी तो बातें ही अलग है। मारवाड़ के तो मारवाड़ के थे। अब आगे देखें कैसे अस्तित्व आया। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी ये कि राठौड़ है कौन, राठौड़ कौन है, कहाँ से आए, इतिहासकार इनको लेकर क्या क्या कहते हैं। बड़े जोर के मत है इनके बारे में, सुनो क्या कहते हैं इतिहासकार। लेकिन उससे पहले मैं एक व्यक्ति का नाम लूँगा। व्यक्ति का नाम है मोहनोत नैणसी। इसको डायग्राम को साफ कर दें। नाम है मोहनोत नैणसी। अब मोहनोत नैणसी क्या कहते हैं, देखो इसके बारे में थोड़ा इसका परिचय दे दूं, है कौन ये मोहनोत नैणसी। देखो राजस्थान में कई इतिहासकार कवि हुए हैं। हर किसी के दरबार में, राज दरबार में कोई ब्राह्मण, कोई चारण, इस तरीके से कोई ना कोई कवि हुआ करता था। लेकिन ये व्यक्ति बाणिया है, तो जैन है ये व्यक्ति। ये ओसवाल नहीं होते क्या, ये नैणसी जैन होते हैं। ये जैन है, न तो कोई ये राठौड़ है, न कोई शर्मा है, न कोई ये चारण है। एक खास बात इसकी ये है। अब था कौन ये व्यक्ति, मारवाड़ में एक शासक था जिसका नाम था जसवंत सिंह। उस जसवंत सिंह का दरबारी था, ये दरबार में रहता था। और इसने 2 ग्रंथ लिखे। एक का नाम था मारवाड़ा प्रगनारी विगत, या मोहनोत नैणसी ख्यात बोल सकते हैं। पहले उसी की बात कर ले अपने। मोहनोत नैणसी ख्यात सबसे मेन यही है, मोहनोत नैणसी ख्यात। एक और जिसका नाम क्या है, हाँ, मारवाड़ा प्रगनारी विगत। अब देखो क्या जानकारियाँ मिलती है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और विस्तृत इतिहास वाला ग्रंथ कौन सा है, मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी में भारत में, राजस्थान में नहीं, भारत में पहली बार जनगणना की जानकारी मिलती है। हालांकि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और व्यवस्थित कब हुई थी, 1881 में कार्ल रिपन के काल में हुई थी। लेकिन भारत में जनगणना की प्रथम जानकारी जो मिलती है वो मिलती है मोहनोत नैणसी ख्यात में। कैसे मिलती है, मारवाड़ में विभिन्न छोटे छोटे गांव हैं, गांवों की जानकारी मिलती है। यहाँ इतनी जनसंख्या है, यहाँ इतनी जनसंख्या है, बस इस तरीके से जानकारी मिलती है। और अब बहुत से इसके उपनाम भी हो गए। जैसे इसे कहा जाता है, मोहनोत नैणसी को मारवाड़ का गजेटियर। गजेटियर भी कोई ग्रंथ है, इस तरीके से जानकारी देता है। तो इसे बोलते हैं मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। लेकिन एक कवि है अबुल फजल, उसके साथ तुलना होती है मोहनोत नैणसी की। राजस्थान के एक और प्रसिद्ध है मुंशी देवी प्रसाद, वो बोलते हैं कि मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कह सकते हैं। इतिहास की विस्तृत जानकारी देते हैं ये व्यक्ति। इतिहास के प्रथम, अपने राजस्थान के इतिहास के पहले इतिहासकार है ये, इतनी बड़ी जानकारी दी है। और ये लगभग राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन करते हैं, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा बताते हैं, और ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश की गोहिली की 24 शाखा बताते हैं, अलग अलग तरीके से ये। और ये नहीं राजस्थान है, ये मालवा आसपास के, ये गुजरात में कई वंश है, चालुक्य, उनकी भी जानकारी देते हैं मोहनोत नैणसी है।
तो अच्छे राजस्थान के इतिहासकार हैं ये, और अच्छा इनका नाम रहा था। अब मोहनोत नैणसी क्या लिख दी, अच्छी जानकारी दे दी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि मोहनोत नैणसी पर आरोप लगाया गया था, इन्होंने सुसाइड की थी। अच्छा इतिहासकार है, सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है, कारण देखें। किसका दरबारी है ये, जसवंत सिंह राठौड़ का दरबारी कवि है। अब हुआ क्या, बताया गया कि जो मोहनोत नैणसी है, इन्होंने लगभग 1 लाख रुपए गमन कर लिए, खा गए हैं कैसे कर, इन पे आरोप लगा दिया था। और इनको आरोप लगाने के बाद में जेल में डाल दिया गया। अब जेल में दुखी है बेचारा आदमी, इतना नाम कमाया, इतना इनके लिए सोचा, इतना इतिहास लिखा, इतना सब कुछ इस व्यक्ति ने किया, और उस व्यक्ति पे आरोप लगा दिया। सहन हुआ क्या, सहन नहीं हुआ, तो इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी। ये इसके इतिहास का और इसकी आत्महत्या का राज है कि इसने आत्महत्या क्यों की थी, कर ली। मोहनोत नैणसी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, कौन सी भाषा है, भाषा पूछ लेते हैं कई बारी, इसको बोलते हैं डिंगल भाषा। डिंगल कोई ऐसी वैसी नाम ही डिंगल्स है, लेकिन मारवाड़ी कोई बोलते हैं, उत्तरी मारवाड़ी को डिंगल भाषा बोलते हैं। डिंगल भाषा में ये लिखा गया है। सबसे बड़ी खास बात है कि इसके अंदर कोई भी है शब्द का यूज नहीं है। जैसे हमने बोलते हैं ना, काम करता है, लास्ट में है शब्द का यूज नहीं है कहीं पर भी इस मोहनोत नैणसी ख्यात के अंदर। और जनगणना की विस्तृत जानकारी भी यहीं से मिलती है। प्रत्येक राजवंश पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे तो हर जगह बार बार मोहनोत नैणसी की बात आती है। इनके अनुसार ये और इनके अनुसार वो, ये है मोहनोत नैणसी। पता लगा क्या? हाँ, अब अपने को ये देखना है कि राठौड़ों को लेकर विद्वानों के मन में क्या क्या विचार हैं। सबसे पहले इतिहास तो भाट भी लिखते हैं, भाटों को जानते हो क्या? चिन्नापा सर साइड में भी भाट होते हैं, वो अपने इतिहास बता देते हैं, सारा अपनी वंशावली बता देते हैं कि तेरा बाप कौन था, तेरे बाप का बाप कौन था, इस तरीके से सारी जानकारी। देखो भाट क्या बोलते हैं, भाटों के अनुसार ये जो राठौड़ है हिरण्यकश्यप की संतान है। किसकी संतान है? हिरण्यकश्यप की संतान मानी जाती है। किसके अनुसार? भाटों के अनुसार। एक राजस्थान के इतिहासकार और है जिनका नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये ओझा जी क्या बताते हैं, ये तो बंदायूं के राठौड़ है। कहाँ के हैं? हाँ, एक शर्मा जी आते हैं जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा बता रहे हैं कि ये तो जी के दक्षिणी भारत की एक जाति है जिसका नाम है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट एक संस्कृत भाषा का वर्ड है भी ये संस्कृत भाषा का वर्ड है। कहते हैं कि राष्ट्रकूट क्या है कि एक शब्द है संस्कृत भाषा का, रट प्लस उड़, इससे बना है, इसे बोलते हैं राठौड़। हाँ, शासक भी था ये। तो ये बताए जा रहे हैं, गोपीनाथ जी बता रहे हैं कि राष्ट्रकूट से ही राठौड़ बने हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार है जो हर जगह सबके अच्छी बता रहे हैं कि हाँ ये तो मिस्र ने है, ये तो ऐसे वैसे बता रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड यहाँ को तीसरी बात बता रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं कि राठौड़ पता है क्या है, सूर्यवंशी है। बताओ, यहाँ के इन्होंने अलग ही बात कर दी। पहले तो ये बता रहे हैं कि जितनी भी राजपूत सारे मिश्रण है, शक है, कुषाण है, सीथियन, वो जातियों का मिश्रण है, और इनसे जो उत्पन्न हुए वो राजपूत के लए। अब ये बोल रहे हैं तो सूर्यवंशी है राठौड़ तो, लेकिन सबसे अच्छा मत दे रहे हैं वो मोहनोत नैणसी दे रहे हैं। राठौड़ों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी और गहन जानकारी कहाँ से मिलती है? मोहनोत नैणसी ख्यात से ही मिलती है। और देता कौन है? वो देते हैं अपने मोहनोत नैणसी। अब लास्ट में उनका मत देखें। मोहनोत नैणसी के अनुसार, ठीक है, राठौड़ क्या है? अब स्टोरी पूरी बतानी पड़ेगी, सुनो। इस प्रकार यहाँ एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था, अब सभी जानेंगे ना, कहीं अब जानने लगे, जयचंद गहडवाल। हाँ, शिवंगिता के बारे में नहीं बताऊंगा पर मैं, ठीक है। जयचंद गहडवाल, चलो बता ही देता हूँ कहीं दुखी ना हो आप। अजमेर में एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तीसरा। अब नाम ही देखो तीसरा है तो फिर बात तो तीसरी होनी है, नॉर्मल सी बात। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक था और जयचंद गहडवाल ये दोनों आपस में मौसेरे भाई थे। आपस में क्या थे? मौसेरे भाई थे। लेकिन अपने काम की बात करनी है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी हिंदू शासक था। ये चौहानों का प्रथम शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, लेकिन इसने एक कुरापति काम कर दिया। ये इसका मौसेरा भाई है। इसकी पुत्री थी जिसका नाम था शिवंगिता। अब बताओ, इसकी पुत्री इसके क्या लगी? भतीजी। लेकिन शर्म नहीं आई, क्या करें।
पृथ्वीराज और दोनों आपस में प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग हुआ तो अब सारी आप स्टोरी जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। और अब प्यार वाले मामला तो ऐसा ही होता है, क्या करूँ मैं, क्या बताऊँ, कितनी लंबी स्टोरी है, टाइम खराब करना पड़ेगा, है नहीं। जैसे जैसे जो भी हुआ, ये इसको उठा के लिया, अपहरण करके विवाह कर लिया। वैसे अपहरण नहीं कह सकते क्योंकि इसकी राज्यमंत्री थी वे, लेकिन फिर भी अपहरण बोलते हैं इतिहास में इसको। अपहरण करके विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में दुश्मनी होगी ना आपस में, दोनों में क्या हो गई, दुश्मनी। बदला तो लेगा, छूटेगा तो नहीं। इसको इंतजार था कोई टक्कर लेने वाला आए, शरीर इसके साथ में कोई सफाया करने वाला आए। लेकिन उस समय यहाँ एक फरगना का शासक था, अपने अफगानिस्तान का, जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद, अब ये इधर गोरी को लेकर बैठा है, लेकिन इसको ये पता नहीं दूसरा गोरी भी इधर से कोई तैयार हो गया आ गया। इधर से गोरी आ गया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संघर्ष हुआ 1191 में। पहला तराइन का युद्ध हुआ था। विजय कौन रहा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कॉन्फिडेंस हो गया, हमारे को कौन हरा सकता है, हम तो चौहान है। कॉन्फिडेंस से मारा गया। ये दोबारा आ गया, फिर वो भगा के इसको आया नहीं, दोबारा आ गया। कॉन्फिडेंस था, चौहान अपना कौन बिगाड़ सकता है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि हर बाप का कोई ना कोई बाप होता है। अफगानिस्तान वाले वो मुसलमान चालाकी बहुत करते हैं, वो चापलूसी करते हैं वो, और चापलूसी करके फिर दोबारा आया। वो कूटनीति से युद्ध किया था 1192 में, फिर दोबारा युद्ध हुआ था। पर उसकी सहायता किसने की थी, कराने वाला ये था, क्योंकि वो बेरबंदा वापस में इसके लड़की को भगा ले गया था, तो वैसे बेरबंदा हुआ था। तब युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी मारे गए थे। बाकी चौहानों में बहुत डीप से जानकारी है, 2 दिन में पूरा होगा चौहान। ये पृथ्वीराज अकेला 2 दिन लगेंगे इसके अंदर, तो आप समझ सकते हो पृथ्वीराज क्या है। पूरी डिटेल से जानकारी चौहानों में करेंगे। अब इस युद्ध के बाद में चौहानों का यहाँ पतन ही हो गया था, अजमेर के चौहानों का दिल्ली की राजगद्दी भी पतन हो गया था। अब कहते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ये जयचंद गढ़वाल था, 1194 में इसके साथ में युद्ध हो गया, उसी गोरी का, मोहम्मद गोरी का। जयचंद गढ़वाल भी उस समय क्या हुआ, मारा गया। लेकिन इसका एक पुत्र था। किसका पुत्र था, जयचंद गढ़वाल का एक पुत्र था, जिसका नाम था हरीशचंद्र। जिसका नाम था हरीशचंद्र, उस व्यक्ति का नाम था। ये यहाँ से कहते हैं भाग गया था। पास में स्थान पड़ता है जिसका नाम बंदायू, ये आ गया बंदायू में। फिर इसका एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था सेतराज, और सेतराज का पुत्र था जिसका नाम था रावसिंहा। जिसका नाम था रावसिंहा। इस प्रकार मोहनोत नरसिंह बताते हैं कि रावसिंहा नाम का व्यक्ति था, जो किसका वंशज था, जयचंद गढ़वाल का परपोता था। जयचंद गढ़वाल का परपोता था। इस प्रकार से इनका ये माना जाता है। लेकिन जब ये बात है लगभग बताई जा रही है कि 1212 की समथिंग की बात बताई जा रही है कि इनका अस्तित्व यहाँ खराब ही हो चुका था। कनौज में निकाल दिया था, बंदायू में सिर्फ सारे भ्रमण करते रहते, कोई विशेष नहीं था। अब इसने सोचा कि मैं कोई द्वारकाधीश की यात्रा कर लूँ। अब ये काम रह गया। बाकी मात्र 200 आदमी बचे इसके पास में, मात्र 200 आदमी। इतनी बड़ी विशाल का हुआ करते थे। मात्र 200 आदमी। सोचा चलो धार्मिक ठीक है जी, कह चलो तीर्थ ही कर लिया, क्या पता कितने दिन बाकी है वही पता नहीं है, कुछ होगा तो हो ही जाएगा। वास्तव में इसकी किस्मत जागी थी। कैसे जागी बता देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि लकी होते हैं, कई लकी इतिहास में और आएंगे, दिखाऊंगा अभी आपको मैं। जैसे राणा लाखा था, ठीक है। देखो ये लगभग समझो राजस्थान का भाग इस तरीके से। यहाँ एक झील पड़ती है मध्य भाग में, कई बोलेंगे सांबर झील, नहीं है। यहाँ एक झील है जिसका नाम है पुष्कर झील। भारत की सबसे पवित्र व प्राचीन झील मानी गई है, क्रेटर झील भी है ये। कि द्वारकाधीश की यात्रा भी जा रहा था। कौन जा रहा था, रावसिंहा जा रहा था। जब ये जा रहा था तब इसने विश्राम किया पुष्कर झील में। जब यहाँ इसने विश्राम किया तो यहाँ ही क्षेत्र पड़ता है बीनमाल, जालोर के अंदर। गुर्जर प्रतिहार में बताया था ना, अवेन सांग ने पीलो मोलो बताया, ऐसे वही है ये। बीनमाल से कहते हैं कुछ यहाँ पर ब्राह्मण आए हुए थे करने, वो बड़े दुखी थे बेचारे ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों पे बार बार ये आक्रमण करते थे मुसलमान। आसपास में यहाँ ये मुसलमान थे, इनको बहुत सताते थे, गायें चोर लेते थे, अत्याचार करते थे, इस तरीके से बहुत दुखी थे ये। अरे ये वैसे राजा, पर राजा तो राजा ही होता है, भले 200 आदमी है, 400 आदमी है, बड़ाई तो करेगा। ऐसे थोड़ी बताया मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। राजा बड़ाई तो खुल रहा था, बड़ाई को सुन रहे थे भीलमाल के ब्राह्मण। अब सुनते सुनते लगा भी क्या पता काम अपने आ ही जाए। इससे भी रिक्वेस्ट की गया जी आपका नाम कर, मेरा नाम राव सिंह है जी, मैं से राजा हूँ उत्तरी भारत का, ये वो फेंकने लग गया ऐसे करके। तब ब्राह्मणों ने कहा जी आप राजा जी हो तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो भी। उसको लगा कि लफड़ा ना जाए, क्या उसको पता 200 आदमी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ब्राह्मणों ने कहा जी एक काम कर दो। कब बोलो, हम बहुत दुखी है जी, हमारे पास मुसलमान रोज आक्रमण करते हैं, हम बहुत दुखी है, हमारी सहायता कर दो। मन में सोचा आदमी पल्ले 200 है, बड़ाई तो कर ली, ये उम्र वो उम्र के
रहना तो कुछ है नहीं, कहे चलो कह लेके बाबा का नाम या आर्या पार तो ही जानिए, कह पुष्कर में स्नान कर लेते हैं जी, के या तो आर कह तो जी कह सफाई हो जाएगा अपना जी, कह अरे जीत के तो बल्ले बल्ले वैसी हो जाएगी जी, कह अरे वो व्यक्ति दिल कमज़ोर था नहीं, मोटा दिल करके आ गया यहाँ पर। जैसे ही आया वास्तव में इस व्यक्ति ने उन मुसलमानों का पतन कर दिया। जैसे ही पतन किया तो यहाँ पर वाह वाह होने लगी कि ये ब्राह्मणों की सहायता करने वाला कोई व्यक्ति है, राव सिंह और उत्तरी भारत से है, ऐसे वैसे। अब वापस जाना तो पड़ेगा। वापस जा रहा था, यहाँ बढ़ता है पाली का क्षेत्र। पाली में फिर ब्राह्मण, पाली वाले ब्राह्मण, उन्होंने कहा भी आप तो हमारा मसीहा हो जी, क्या ब्राह्मणों की आप सहायता कर रहे हो। पाली वाले ब्राह्मणों ने कहा आपको नहीं जाना, आप हमारी भी सेवा रक्षा करो भी। फिर इन्होंने फिर सोचा कि एक बार तो आर पार निकलेगी, दूसरी बार के 200 आदमी हो रहे, फिर लफड़ा ना हो जाए। अब यहाँ नहीं कर रहा कि अब क्यों हाँ करे, पता है इसको कितनी इस बात में सपोर्ट है, लेकिन फिर भी बेचारे ने जैसे तैसे दिल कम करके हाँ कर ली। क्या जी मेरे पास सैनिक का, मेरा आप सहायता करो। तो ब्राह्मणों को सेना में सहायता लेकर ये फिर मुसलमानों को यहाँ पतन किया। जब यहाँ फिर मुसलमानों को पतन किया पाली के आसपास क्षेत्रों में, और फिर इसका नाम ऊंचा हो गया। अब इसके लोग जाने देते ही नहीं है कि नहीं आपको जाना नहीं, आप यहीं रह जाओ जी। कहे और इसको क्या चाहिए था जी, बेचारे चाहिए था कहीं इसका जम जाए कहीं ना कहीं। फिर ये पाली के क्षेत्र में यहीं पर ही सेटल हो गया था। सेटल हो गया, सेटल होने के बाद में ब्राह्मणों की सहायता से सेटल हो गया। अब सेटल होने के बाद में 1273 में बताया जा रहा है कि 1273 में लगभग इसका स्थापित यहाँ पर जम गया था। ये अपने पाली को केंद्र बना के बैठ गया। फिर बता रहा है कि यहाँ पर आसपास में सोलंकी थे, उनकी रानी थी पार्वती। ये बात मिलती है बिट्ठू का शिलालेख के अनुसार। बिट्ठू का शिलालेख मिलता है पाली में। इसके अनुसार बताया जा रहा है कोई सोलंकी राजकुमारी थी जिसका नाम था पार्वती। पार्वती ने इसकी इतनी देखी ना, इसकी काम देखे, अच्छा व्यक्ति है, प्रभावित होकर से शादी कर ली। शादी कर ली। बताया जा रहा है कि पार्वती रानी राठौड़ों में पहली सती होने वाली व्यक्ति है। और लास्ट में कहते हैं कि राव सिंह मुसलमानों से संघर्ष करते करते ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जब वीरगति को प्राप्त हुए तो तब इनकी स्मृति के अंदर क्या हुआ कि पार्वती थी वो सती हुई थी। मारवाड़ के राठौड़ों में पहली सती होने वाली कौन थी? पार्वती। ये सती किसके अनुसार है? बिट्ठू का शिलालेख के अनुसार, न कि मोहनोत नैनसी के अनुसार। कर दूं शुरू मारवाड़। ये थी प्रारंभिक जानकारी कि कैसे ये आए थे, कैसे। सबसे पहले केंद्र कौन सा रहा था? राजधानी नहीं बनाई अब तक, कोई राजधानी नहीं बनी है। कौन सा केंद्र बना है? पाली का केंद्र बना है। अब आगे वंशावली चलाते हैं कि राजा कौन कौन आएंगे, कैसे आएंगे। कईयों में इंतजार हो रहा है कई देर से।